Hello students, I am Manisha Mishra. Again welcomes you to my channel. तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिले थे आप बच्चों के, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी मैंने फिर से उसी ट्रैक पे ये वीडियो बनाया है. ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वी वर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज डन बाय जे थॉमसन. अगेन जे थॉमसन कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये भी जे थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट है. ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड ray experiment. He was able to determine the ratio, that is the 1.758820 into 10 power 11 coulombs per kg. तो ये जो वैल्यू है it was given by जे थॉमसन on the basis of an experiment. That experiment we can watch here. So you can watch here, this is the cathode ray tube made up of glass. Okay, cathode ray tube this is the, and he applied electrical field and magnetic field towards these rays. क्या किया थॉमसन ने, जो एक्सपेरिमेंट पहले किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट जो है वो भी स्टडी किया. तो क्या देखिए इसमें जैसे वो वैसा ही एक्सपेरिमेंट है ये. यहाँ पे कैथोड है, देयर इज़ द एनोड एंड इट इज़ कनेक्टेड विथ हाई वोल्टेज बैटरी. ओके, देन करंट इज अप्लाइड टू इट. व्हाट हैपन्स देयर, this anode plate is porous plate. The rays passes through it and moves towards, and it strike on this plate at the point B. This screen is fluorescent screen. Okay, here we can see the shining. तो जब ये B पॉइंट पे आता है ये स्ट्रेट मूव करती है. कब मूव करती है, जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया. तो जब ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं तो देखो ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है. ओके, पॉजिटिव प्लेट है और जो रेज है उन पे चार्ज कौन सा है, दीज आर द निगेटिवली चार्ज रेज. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी और उसके अंदर अपना पाथ जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा. और ये इंस्टेड ऑफ पॉइंट बी दे स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट ए. ओके, देन when the another situation is what, there is the presence of magnetic field. जब magnetic field again अप्लाई किया, जब magnetic field फ्रॉम बॉटम साइड है ना, इस साइड से मैग्नेट यहाँ पे लगाया, तो इस मैग्नेट की वजह से ये जो रेज है अगेन इनमें डिफ्लेक्शन होता है और बी पॉइंट पे आने की जगह वो कहाँ पे आती है, दे आर स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट सी. ओके, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड द रेज मूव्स टुवर्ड्स द पॉइंट ए एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे मूव्स टुवर्ड्स द पॉइंट सी. ओके, जब दोनों फील्ड साथ साथ लगाते हैं तो इस तरह का एक पिक्चर हमें दिखाई देता है. अब इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जैसे जैसे हम चेंज करते हैं तो ये पॉइंट जो है अप डाउन होने लगते हैं. मीन्स ये जो सी पॉइंट है इट कैन मूव टुवर्ड्स दिस. जो रेज सी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी, तो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ जाने लगता है, यानी कि सी से थोड़ा थोड़ा मूव करेगा इधर. और ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हो तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ कम करोगे इधर आती जाएगी ये रेज. ओके, तो ए पॉइंट से ये डाउनवर्ड्स जा रही है, इधर ये जो रेज है मैग्नेटिक फील्ड वाली ये भी सी पॉइंट से डाउनवर्ड जा रही है. और ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे को यहाँ पे आकर के मैच हो जाएगा वापस से. तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें कि पहले कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ना इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ये रेज आकर के स्ट्राइक कर रही थी. अब मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाइड है, लेकिन दोनों को इस तरह से बैलेंस कर दिया कि जैसे यहाँ पे कोई फील्ड अप्लाइड ही नहीं है. ओके, तो ये क्या हो रहा है कि हमने फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज किया, कौन से, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को. दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके अप एंड डाउन करके इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि जो रेज यहाँ से आ रही थी वो जो ए पॉइंट पे जा रही थी वो स्लोली इधर आनी शुरू हो जाती है. ओके, और जो सी पॉइंट पे आ रही थी वो स्लोली यहाँ आनी शुरू हो जाती है और फिर दोनों ही बी पॉइंट पे आकर के मिल जाती है. तो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, दैट इज़ द पॉइंट वेयर इज़
the electrical field and magnetic field, the strength of both of the field becomes equal, है ना। दोनों फील्ड का जो स्ट्रेंथ था वो इक्वल हो गया, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, है ना। दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो वो रेज जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे कि इस पर कोई फील्ड स्ट्रेंथ है ही नहीं, आउटर फील्ड है ही नहीं। ओके, तो इस पॉइंट पे देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो रहे हैं, है ना, जब वो नल पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट पे जब रेडिएशंस आ रही है, दैट टाइम ई बाय एम, ई क्या है, दिस इज द मास ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का जो रेशो है इट बिकम इक्वल टू ई अपॉन एच स्क्वायर इंटू आर। what is the E here? E is the strength of the electrical field, H is the strength of the magnetic field, okay, and R is the radius of the path curved by the magnetic field। जब magnetic field में radiations move कर रही है तो उनका path जो curve हो रहा है ना, उस path की radius है वो, ये जो curve हो रहा है ना, इस path की radius है ये। तो ये इन दोनों का वैल्यू हमारे पास में है ना, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड हो रहा है, ई हो गया, वो हम नोट कर सकते हैं इससे, बैटरी से कितना यहाँ पे फील्ड है। एच यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जो यहाँ पे मैग्नेट लगाया है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका पावर कितना है वो, और आर जो है जहाँ पे ये कर्व हो रही है ना, उसकी रेडियस। तो इन तीनों को हम नोट कर सकते हैं, और इसका जो ये वैल्यू आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ई बाय एम। ठीक है, तो इन रेशो से ई बाय एम का रेशो जो है वो कैलकुलेट हुआ। तो ये क्या है, चार्ज बाय मास रेशो। तो क्या था, इनिशियली कुछ पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये सारी चीज़ें जो है अननोन थी। तो उस टाइम पे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट करके इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, उन दोनों को आपस में रिलेट किससे किया, ई बाय एम से। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर आप कोई भी मेटल लेते हो, कुछ भी चेंज करते हो, ये जो है बेसिक है, ये इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल में हमने पढ़ा था ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसी तरह से ये ई बाय एम रेशो भी जो है वो किसी अदर फैक्टर पे इसके अलावा डिपेंड नहीं करेगा, किस पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। So the value becomes 1.76 into 10 raised to power 8 coulombs per gram, or we can say 1.76 into 10 power 11 coulombs per kg. When Sir J.J. Thomson determined the E by ME ratio in his experiment, then after that one of the great scientists, Sir Millikan, did a great job to determine the charge of the electron. What he did an experiment named as the Millikan's oil drop experiment, and with the help of that experiment he succeeded to determine the charge of the electron, and he found that the charge on electron is minus 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Okay, so let's see what experiment was given by him, the oil drop experiment. Okay, so you can see this chamber, this is the ls of that chamber, means this is closed chamber. Here are two plates, one is positive plate, another one is negative plate. These two plates are connected with the battery source. Okay, here here is the oil droplets container. With the help of this pusher, this is the pusher like atomizer, named as the atomizer. With the help of this, the oil droplets can be sprayed out inside the chamber. Okay, and this plate have a hole, from the hole the oil droplets can be dropped down. Okay, so this type of setup was there. Here is a telescope by which we can watch the inside of the chamber. This is the X-ray source. From this X-ray source, the beam of X-rays can be passed out inside the chamber. Okay, this is the diagram of that practical settlement. That equipment is drawn as. So you can see again. So what Millikan did here, let's see that. Millikan ने क्या किया,
ये जो एटोमाइज़र है इसको जब पुश करते हैं तो इस एटोमाइज़र से ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आती है, ठीक है, स्प्रे हो जाती है, स्प्रे के जैसे ये काम करता है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आएगी और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से इस होल में से होकर के नीचे की तरफ आती है 1 बाय 1 करके। तो उनकी वेलोसिटी को जो है वो, उनकी सबकी वेलोसिटी, क्योंकि ये पोर में से आ रही है ना, तो सबकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। तो उनकी रेट को, फॉलिंग की जो रेट है उसको वॉच करते हुए, क्योंकि जो रेट फॉलिंग की जो रेट है उसको देखते हुए मिलिकन ने क्या किया, इनका मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी थिंग है, उसकी वेलोसिटी जो है वो उसके मास पे डिपेंड करती है ना। तो उस रिलेशनशिप से उन्होंने मास को जो है वेलोसिटी को देखते हुए उसके मास को डिटरमाइन कर लिया। इसका मतलब उनको ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास जो है वो पता चल गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक्सरे, ये जो सोर्स है एक्सरेज का, इससे जब एक्सरेज पास करते हैं ना, तो ये जो पूरा चैम्बर है इसके अंदर क्या है, एयर है। तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सरेज से एनर्जी लेते हैं। जब एक्सरेज उस पर डाली जाती है तो उन एक्सरेज से एनर्जी लेने के बाद वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये हाईली एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। एक्सरे बीम जो होती है तो उनसे वो जो पार्टिकल, जो एयर के पार्टिकल हैं, वो आयोनाइज हो जाएंगे। और फिर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो उन ऑयल पार्टिकल्स से स्ट्राइक करती है, कॉलिजन्स होता है, ठीक है। कॉलिजन्स जब होते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट का किससे कॉलिजन हो रहा है, किससे कोलाइड कर रहा है, एयर ड्रॉपलेट से। तो उस कॉलिजन से क्या होता है, वो जो चार्ज जो एयर पार्टिकल पे था वो चार्ज जा कर के ऑयल ड्रॉपलेट पे चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हुई, चार्ज हो गई। अब क्या होता है, जब ये चार्ज है तो इस पे चार्ज जो है वो कौन सा आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट जो चार्ज हो रही है वो ऊपर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होती है। और ऊपर ये कौन सी प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ऑयल ड्रॉपलेट एयर पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, ठीक है। एयर पार्टिकल से कॉलिजन होता है, उससे वो एयर पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन थे, आप ये समझ सकते हो, वो चार्ज क्या था, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट पे आ जाता है। और फिर ये भी निगेटिवली चार्ज हो गई इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। तो फिर क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर दोनों तरफ से, मतलब अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ से फोर्सेस जो है वो अप्लाइड होती है। डाउनवर्ड जो फोर्स है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ अपवर्ड कौन सी फोर्स अप्लाइड होती है, अपवर्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज हो गया ना, निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो वो इलेक्ट्रिकल कूलम्बिक फोर्सेस होगी। अब आप ये समझो कि इस ड्रॉपलेट पे नीचे की तरफ भी फोर्स अप्लाई हो रही है, ओके, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और अपवर्ड साइड में भी फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। दूसरी जो अपोजिट फोर्स है वो नीचे की तरफ उसको लेके आ रही है, किसको, ये है ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। इस पर खुद पे चार्ज जो है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऊपर की ओर जा रही है। वो फोर्स कितना है, Q इंटू ई। और नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल जो आ रहा है वो कितना है, M इंटू जी। वट इज़ M हेयर, M इज़ द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप। तो जब ये दोनों तरफ की फोर्सेस यदि इक्वल हो जाए, है ना, ऐसा पॉइंट भी आएगा कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो सकती है। कैसे हो सकती है, ये तो कांस्टेंट है M इंटू जी, है ना, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते, मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल पुल भी कांस्टेंट है। चेंज किस में करते हैं हम, इसमें पोटेंशियल में। जो बैटरी से हम पोटेंशियल प्रोवाइड करवा रहे हैं उस पोटेंशियल को अप डाउन करते हैं, मतलब उसको आप सेट कर सकते हो। जब उसको सेट किया, ऐसी जगह पे जाकर के सेट कर दिया, इट बिकम्स इक्वल टू द M इंटू जी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब जब पुशिंग और पुलिंग दोनों तरफ से बराबर हो रही है इस ड्रॉपलेट पे, तो ये ड्रॉपलेट क्या होगा, अपनी जगह आकर के कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे आएगा, है ना। दोनों तरफ से पुशिंग और पुलिंग एक इक्वल फोर्स से होती है, तो क्या होता है, वो अपनी जगह पे कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा जो है मिलिकन को दिखाई दिया, कितना बड़ा काम किया उसने, समझ सकते हो ना आप।
उन्होंने ऐसा जो है एक ऑयल ड्रॉपलेट, देखने में कितना मज़ा आता होगा कि हमारे सामने एक ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे की तरफ गिर रही थी, गिरते गिरते ही वो रुक गई, हवा में लटक गई, कहने का मतलब है ना, हैंग हो गई वो एयर के अंदर, ना तो वो ऊपर जा सकती है ना ही वो नीचे आ सकती है। सपोज अपने को भी ऐसी कोई फोर्स हो तो ना तो अपने ऊपर जाए ना अपने नीचे आए, हैं हैंग हो जाए बीच में, क्या हालत हो। तो वैसी हालत जो है इस बेचारी ऑयल ड्रॉपलेट की हो रही है। ओके, तो फिर उस टाइम पे कंडीशन क्या हो गई, क्यू ई इक्वल्स टू एम जी। वॉट इज़ क्यू हेयर, दिस इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज़ पोटेंशियल जो बैटरी से प्रोवाइड करवा रहे हैं, एम इज़ द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट जो लिया हुआ है, जी इज़ द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो इससे आप फिर क्या निकाल सकते हो, मिलिकन ने क्या किया, ये तीनों चीज़ें तो नॉन है, मास भी नॉन हो गया ना, ऑयल ड्रॉपलेट का मास जब नॉन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो एम इंटू जी डिवाइडेड बाय ई। इससे फिर कैलकुलेट करके क्या आया, इसका चार्ज, चार्ज कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये चार्ज को कैलकुलेट कर दिया, डिटरमाइन कर दिया किसने, मिलिकन ने। से थैंक्स टू हिम, isn't it? As you know that J.J. Thomson calculate the value of E by M ratio by cathode ray experiment, and the Millikan calculated the value of charge of the electron by oil drop experiment. And if we combine these two values, that is the charge of electron and E by M ratio, by dividing these two, we can get the mass of the electron, isn't it? E upon E by M, there E and E will be cancel out, and it is equals to M. So M means mass of the electron, mass of the electron will be equal to 9.1094 into 10⁻⁻31 kg. Okay, so this is the mass of the electron which is calculated by the calculating the ratio of E and E by M. Okay, so I hope you all got it. Okay, thanks for watching. Okay, bye, thank you.